हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट एक कर रहे हैं क्लास टेंथ का जो सेकंड टर्म का आपका जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे पूरा कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी मतलब फिजिक्स से। फिजिक्स का जो सेकंड टर्म का पहला चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। धीरे धीरे करके हम केमिस्ट्री और बायो तीनों को हम लोग कवर यहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। टॉपिक डाल लीजिए आप लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी खुद। ये खुद क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम बोलते हैं कि लाइट, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है? आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग एनर्जी लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी को हम लोग दूसरे किसी अप्लायंस में, किसी चीज में, हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में उसको यूज कर सकते हैं। मतलब एक सोर्स को, एक सोर्स एनर्जी के एक सोर्स जो है उसको हम कन्वर्ट कर पाते हैं किसी दूसरे सोर्स में, ठीक है, किसी दूसरे फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमको एनर्जी देता है। कौन सा एनर्जी देगा भाई? तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग कि हम लोग को मिलेगा यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। जो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, वो पढ़ना है हमको चार्ज का, ठीक है, कि चार्ज आखिर इलेक्ट्रिसिटी आया तो वो किससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के पहले टॉपिक को हम लोग देखते हैं, तो वो है हमारा चार्ज। चार्ज क्या है? तो चार्ज को याद रखिए, जैसे कि पूछते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट दुनिया में दो तीन तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। एक हो गया कि आपका एनर्जी होगा, है ना, एनर्जी मतलब इनविजिबल है वो। एक होगा मैटर जिसमें मास वगैरह होगा। कुछ होगा प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी भी इनविजिबल होगा, वो आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो चार्ज किस में से आता है? तो चार्ज भी आता है आपका, चार्ज एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में, ठीक है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। कोई पूछे आपसे कि चार्ज क्या है, तो बोलेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच वन ऑब्जेक्ट attract और repel other object। एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और वो किसके कारण अगर हो रहा है? चार्ज का कारण। एक तो मैग्नेट है कारण, तो मैग्नेट नहीं, मैग्नेट तो हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये मैग्नेट है, ठीक है। उसको हम अगर सस्पेंड करें, लटका दें, तो वो नॉर्थ और साउथ में अपने आप को अलाइन कर सकता है। तो चार्ज लेकिन ऐसा कुछ बिहेव नहीं करेगा। तो चार्ज क्या हो गया? एक प्रॉपर्टी हो गया जिसके कारण हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करवा सकते हैं उसके तरफ, या फिर रिपेल कर सकते हैं। ये हो गया आपका चार्ज। अब आते हैं चार्ज का टाइप, प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आप याद रखिए, चार्ज का दो प्रॉपर्टी है। सबसे पहला कि अनलाइक चार्ज अगर हो, अनलाइक चार्ज अगर अनलाइक हो। अनलाइक का क्या मतलब हुआ? कि डिससिमिलर, ठीक है। डिससिमिलर मतलब हुआ कि ये चार्ज अलग अलग होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब समझते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये प्लस है, और एक ऑब्जेक्ट है इस पे पूरे पे माइनस चार्ज है ना, इस पे पूरा प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? यहाँ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब वो अनलाइक है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लाइक चार्ज बोले, लाइक चार्ज या फिर सिमिलर चार्ज, लाइक और सिमिलर चार्ज, ठीक है, तो वो क्या करेगा? तो यहाँ पर वो करेगा रिपेल ईच अदर। दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेगा। मतलब अगर हम यहाँ ले ले एक माइनस चार्ज और एक ले ले यहाँ पे फिर से माइनस चार्ज, या दोनों पे प्लस, तो एक दूसरे को क्या करेगा? दूर ढकेलेगा। तो ऐसे चार्ज को हम कह सकते हैं कि ये लाइक चार्ज है, दोनों पे एक ही जैसा चार्ज होगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गया चार्ज का। अब बेसिक स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो चार्ज है वो होता किसके कारण है, क्या है, मतलब कहाँ से आया है चार्ज। तो चार्ज आता है, तीन फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास है, आपको पता होगा। एक एटम से मिलकर, एटम जिससे मिलकर बना है वो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वहां से हम उठाते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर क्या है, ठीक है। तो उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कन्वेंशनल चार्ज पे चलेंगे। चलिए देखिए, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स देख लेते हैं जिसके कारण चार्ज एक्चुअल में होता है। तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग को जानना जरूरी है। साथ में कैलकुलेशन के समय भी वो हमारे काम आएगा। इस चैप्टर में शुरुआत में जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे, कुछ फॉर्मूला आएगा आपका, एक फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूला पे हमको उस वैल्यू को पुट करना होगा। तो उसके लिए हमको ये देखना जरूरी है। तो फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन को।
इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, ठीक है। हालांकि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन का बात करेगा पार्टिकल का तो ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड का बात कर रहा होगा तो ई का मतलब कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले मास कितना होता है, मास, हालांकि इस चैप्टर में मास का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम याद कर लेंगे 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम चार्ज का बात करें, चार्ज, तो चार्ज कितना होता है, तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब। कूलम्ब को आप C भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका मास, ये हो गया आपका चार्ज। इसी चार्ज को हम क्या करते हैं, E के फॉर्म में लिखते हैं, E। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का नेचर कैसा है, कैसा होता है चार्ज, प्लस या माइनस, चार्ज है तो कुछ तो होगा, या तो प्लस या तो माइनस। तो याद कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव। तो आप सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है, 2, 3, 4 ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो उसका वैल्यू ई लिखिएगा। अगर नेचर के साथ बताना है आपको कि प्लस है कि माइनस, तो वहां पे याद कीजिएगा कि माइनस ई लिखना है, माइनस ई लिखना है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब आते हैं प्रोटॉन। दूसरा जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। अच्छा, ये होता कहाँ है, तो ये होता है आपको पता होगा एटम में। एटम क्या है, तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है। मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे हाथ पे एक इलेक्ट्रॉन रख के दिखाइए, ये रहेगा नहीं, कुछ देर रहेगा उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, मतलब स्टेबल नहीं है। ये जब भी रहेगा ग्रुप में रहेगा, एक में से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं रह सकता, प्रोटॉन अकेले नहीं रह सकता, लेकिन एटम रह सकता है। अब एटम का शेप कैसा है, तो स्फेरिकल। इसमें जो बीच में जगह होता है, इस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसी में पाया जाता है आपका प्रोटॉन और इसी में पाया जाता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में ही रहता है आपका इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व करते रहता है। हालांकि जब 11 में जाइएगा तो ये फिर थ्योरी आगे फिल हो जाएगा, नया थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर फिलहाल अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है। चलिए इधर आते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का नेचर कैसा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है ये। उसके बाद मास आपसे पूछा जाए कि मास कितना होगा भाई, ये बताओ कि प्रोटॉन ज्यादा भारी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा भारी, ये भी पूछ सकता है। तो पहले मास देख लेते हैं। तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हो गया आपका किसका, प्रोटॉन का मास। अब बताइए इसको कंपेयर कीजिए, इसके मास से और इसके मास से कौन ज्यादा भारी है, कंपेयर करके देखिए। तो आप कंपेयर करते देखेंगे कि यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो इसका मतलब ये भारी है। लेकिन फिर आपको पावर भी चेक करना है। 10 टू द पावर कितना है, -27, और यहाँ 10 की पावर कितना है, -31। अब बताइए कौन है, कौन ज़्यादा भारी, कौन ज़्यादा हल्का। तो यहाँ पता चला कि पावर तो माइनस में गया हुआ है, 10 का पावर माइनस में 31 चल रहा है, और यहाँ 10 टू द पावर -27 ही है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी थोड़ा बड़ा है, ये क्वांटिटी थोड़ा छोटा है, तो ये हैवी होगा, है ना, ये हैवियर है किसके कंपैरेटिवली, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब आते हैं इसके चार्ज का बात करते हैं। चार्ज तो हम लोगों ने देखा प्लस है, इसका चार्ज देखा माइनस है। प्लस है तो कितना प्लस है, तो वो है फिर से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मतलब यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज वैल्यू क्या है, सेम। सिर्फ ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन भारी कौन है, तो ये प्रोटॉन भारी है और इलेक्ट्रॉन हल्का है। ये हो गया 2। अब तीसरा जो है हमारा वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल है, थर्ड। ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नेचर कैसा है, तो ये न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जो पॉजिटिव भी ना हो, जो नेगेटिव भी ना हो, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। अब इसका मास का बारी आ गया। तो मास के बारे में याद कीजिए कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम ही होता है, ठीक है, और वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके बाद अगर चार्ज का बात किया जाए तो चार्ज अभी मैंने बताया कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 कूलम्ब हो गया। तो ये हो गया आपका 0 कूलम्ब। आपको याद यहाँ रखना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसका कैलकुलेशन में हम लोग यूज करेंगे। जो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा इस चैप्टर से, उसका क्वेश्चन इसी से बनने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिया मैंने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब आगे
चार्ज हम लोगों ने पढ़ा, तो चार्ज हम लोग मेजर कर सकते हैं। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, मतलब प्रॉपर्टी है ना, इसको मेजरमेंट हम किया जा सकता है। तो जिस चीज़ का भी मेजरमेंट होगा उसका कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट हो सकता है, कुछ का नहीं भी होता है, कुछ का होता भी है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लोगों ने लाइट का एग्जाम दे रखा है फर्स्ट टर्म में, तो लाइट का जो पढ़े थे हम लोग चैप्टर, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या यूनिट आया था? कुछ नहीं, 0, मतलब यूनिटलेस है वो, फिर भी नापते हैं उसको, मेजर करते हैं। तो यहाँ ऐसा यूनिट इसका क्या है? तो इसका ऐसा यूनिट है कूलम्ब। कूलम्ब याद रखिएगा, इसका सिंबल होता है C। कूलम्ब के जगह पे आप C भी लिख सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, ये हो गया आपका, याद कर लीजिए यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे ट्रांसफर किया जाएगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में? तो एक ऑब्जेक्ट से जब दूसरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पे जब चार्ज का ट्रांसफर किया जाएगा तो वो किया जा सकता है, बहुत तरीका है, लेकिन एक किया जाता है हम लोग के लिए रबिंग, मतलब घिस के। दो ऑब्जेक्ट को आपस में घिस दीजिए, जैसे आप पेन लीजिए, बाल में घिस दीजिए, तो बाल पे आपका चार्ज आएगा, साथ में पेन पे चार्ज आएगा। पेन पे आप पेपर का जब टुकड़ा चिपकाते हैं, क्लास में करते होंगे आप, तो पेपर चिपक जाता है इसमें। इसका मतलब क्या है वहाँ कि यहाँ इस पे चार्ज आ चुका है। और ट्रांसफर ऑफ चार्ज हम पढ़ रहे हैं, तो चार्ज का ट्रांसफर किसके द्वारा किया जा सकता है? रबिंग के द्वारा। आखिर रबिंग के समय होता क्या है? जब हम दो चीज़ को घिसते हैं तो वहाँ होता क्या है? तो कुछ इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है। मतलब अगर ए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बी है, ए ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए बी में चला गया, कारण इसका क्यों जाएगा, ए कहीं क्यों जाएगा, बी में क्यों नहीं जाएगा, बी का ए में क्यों नहीं आएगा, तो उसका कारण है, वो कारण बाद में देखेंगे। पहले देखिए, ए का इलेक्ट्रॉन किस में गया? बी में। तो अब बताइए बी पे कौन चार्ज आएगा और ए पे कौन सा चार्ज आएगा? कौन पे, किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव आएगा? ए पे पॉजिटिव, ए पे नेगेटिव, बी पे पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव। तो अब मैं बताता हूं यहाँ कि जो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? ए, तो उस पे प्लस चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है? बी, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर ये बैड कंडक्टर है, मतलब इंसुलेटर है, तो जहां पे घिसेंगे वहीं पे चार्ज रह जाएगा। लेकिन अगर ये गुड कंडक्टर जैसे आयरन वगैरह है, तो इसका चार्ज पूरे जगह पे इक्वली बिखर जाएगा। मतलब चार्ज अगर यहाँ रहेगा, और ये लोहा है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो इसका चार्ज यहाँ अगर घिसे हैं आप किसी भी चीज़ से, इसका चार्ज यहाँ से पूरी तरफ फैल जाएगा, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये प्लास्टिक है, रबड़ है, इस तरह का चीज़ है, तो चार्ज जहाँ पे आप घिसे हैं वहीं पे चार्ज वो रहेगा, मतलब वो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा। तो अब यहाँ देखते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव आएगा? तो याद रखिए, अगर इस पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे अभी मैंने बताया था चार्ज ई होता है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे कितना चार्ज आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे माइनस, इस पे सेम प्लस चार्ज, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, अगर 3 गया तो 3 इंटू इतना, 4 गया 4 इंटू इतना। तो हम n अगर ट्रांसफर कर दें तो n इंटू ई का वैल्यू ये, एक इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इंटू इतना, 3 इलेक्ट्रॉन 3 इंटू इतना, और n इलेक्ट्रॉन मतलब n इंटू इतना। तो जो चार्ज डेवलप हो रहा है, चार्ज Q4 चार्ज, वो कितना डेवलप हो रहा है? n इंटू ई। ये आपका हो गया इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला। अब ये जो Q इज इक्वल टू NE है, अब ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किसने दिया और किसने उसको गेन किया। जो गेन किया नेगेटिव, जो लूज किया पॉजिटिव। तो वो आपको नेचर के साथ लास्ट में कैलकुलेशन के बाद बताना पड़ेगा। तो इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और मैं बताता हूं पहले, ठीक है, उसको फिर बाद में हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। चलिए देखिए, अगला टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक लगाइए, कन्वेंशनल चार्ज। चार्ज कन्वेंशनल क्या होता है? तो जो पुराने समय से मानते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग चार्ज तो बताया कि अभी प्रॉपर्टी है। अब कोई बच्चा अच्छा है कि खराब है उसको दिखाई थोड़ी देगा, फील कर सकते हैं, वो उसके काम से, उसके व्यवहार से फील कर सकते हैं। उसी तरह चार्ज क्या है? अपना एक प्रॉपर्टी है।
तो चार्ज जब प्रॉपर्टी है तो हम उसको देख तो सकते नहीं है, सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए क्या कर दिया गया, पुराने ज़माने में मतलब जब स्टडी स्टार्ट हुआ उसी समय मान लिया गया। और माना कैसे गया, किसको माना गया कि पॉजिटिव है, किसको माना गया नेगेटिव, दिख तो नहीं रहा है कुछ। तो क्या किया गया, एक ग्लास के रॉड को लिया गया लैब में और एक सिल्क के कपड़े को लिया गया। ग्लास रॉड और सिल्क का कपड़ा दोनों को एक दूसरे के साथ रब कर दिया गया। किसको किसको, ग्लास रॉड और सिल्क का कपड़ा। तो जब ग्लास रॉड को रगड़ा गया किसके साथ, सिल्क के कपड़े के साथ, तो मान लिया गया वहां पे कि जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज उस पर रहेगा और सिल्क का जो कपड़ा है, सिल्क क्लोथ ठीक है, सिल्क क्लोथ उस पर नेगेटिव रहेगा। एक दूसरा माना गया, दूसरा इबोनाइट रॉड, एक इबोनाइट रॉड होता है ठीक है, इबोनाइट रॉड ये भी एक मटेरियल है, उसको रगड़ा गया किसके साथ, उलेन क्लोथ के साथ, उलेन, यहाँ सिल्क के साथ, यहाँ उलेन के साथ। तो जब इबोनाइट आया तो इबोनाइट पे आ गया नेगेटिव चार्ज ठीक है, तो यहाँ इबोनाइट इधर कर लेते हैं, इसको उलेन कर लेते हैं, उलेन क्लोथ, और यहाँ इबोनाइट, तो इबोनाइट पे क्या आ गया नेगेटिव और जो उलेन था उस पर कौन आ गया पॉजिटिव। तो याद रखिए कि जो माना गया है कन्वेंशनल चार्ज किसको कहते हैं, वैसा चार्ज जो पहले ही मान लिया गया है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। तो ग्लास रॉड पे और उलेन क्लोथ पे पॉजिटिव हमेशा रहेगा। अगर ग्लास रॉड को किसके साथ घिसा गया, सिल्क के साथ, तो अगर किसी दूसरे चीज के साथ घिस दीजिएगा तो हो सकता है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ और इबोनाइट रॉड को उलेन क्लोथ के साथ। और ये कंडीशन आपको याद रखना है कि दोनों केस में पॉजिटिव किसके साथ है, नेगेटिव किसके साथ है। ये हो गया आपका यहाँ से कन्वेंशनल चार्ज का मतलब हो गया आपको पता, और किस पे आता है वो भी पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, उस पे क्वेश्चन करते हैं। Q इज इक्वल टू NA पे, NE पे क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज is acquired by an object giving 3.2 into 10 to the power minus 19 या सो कर लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितना चार्ज एक्वायर्ड होगा एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जिसपे इलेक्ट्रॉन इतना ट्रांसफर हुआ है ना, ड्यू टू ट्रांसफर भी लिख सकते हैं आप। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इस पे जो हम सॉल्व करेंगे अभी उससे मिलाइए आप अपने आंसर को, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास NE है, यही लगाना है क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं। अगर मान लीजिए बहुत सारा फॉर्मूला आप पढ़ लिए तो क्या करेंगे, तो इसका पहले गिवन लिख लेंगे, क्या क्या आपको चाहिए, क्या निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हाउ मच चार्ज निकालना है आपको, तो Q निकालना है। आगे एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, गिव कर रहा है, मैंने दे रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पूछा नहीं है। गिविंग इतना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो n हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन। तो E पता है आपको, इस फॉर्मूला के लिए E पता है, E कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। फॉर्मूला में पुट कीजिए, Q इज इक्वल टू n हो गया आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर 5 और इलेक्ट्रॉन हो गया कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये सॉल्व ही नहीं होता है बहुत सारे स्टूडेंट से, ठीक है। क्या इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे सॉल्व होगा, ये पावर देख के थोड़ा दिक्कत हो जाता है, पॉइंट देख के दिक्कत हो जाता है। तो क्या करना है, डिजिट को, जो नंबर है ये, इस नंबर को इस नंबर के साथ जो भी करना है, गुना भागा जो भी करना है वो करेंगे, और 10 का पावर जो है उस 10 के पावर के साथ करेंगे, ठीक है। मतलब 10 वाला का 10 के साथ कैलकुलेशन और बाकी डिजिट को बाकी डिजिट के साथ। तो यहाँ हो गया 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 है प्लस में, और यहाँ माइनस में, तो माइनस 19 हो जाएगा। अब 3.2 में 1.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 में 16 से, 6 दूनी 12, 6 18, 1 19, ठीक है। 6 2 12 1, हाँ, तो और यहाँ हो गया 2 और यहाँ 3, 2 9 2 11, 3 1 4 1 5, 512 पॉइंट 1 पॉइंट 2, तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंटू 10 के पावर 19 में से 5 गया 14, तो माइनस 14 क्या कुलम। तो इतना कुलम चार्ज जो है इस ऑब्जेक्ट पे आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, गिव कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि कितना इलेक्ट्रॉन एक्वायर होगा जो इसको गेन किया, तो इतना ही होगा, लेकिन सिर्फ नेगेटिव में हो जाएगा वो, क्योंकि वो गेन कर रहा है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन N दे सकता है, सॉरी Q दे सकता है, और क्या निकालने कह देगा,
n निकालने कह देगा। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज चाहिए, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, पहले पता लगाइए कि क्या कैसे बनेगा। अगर नहीं आ रहा है तो गिवन लिखिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व हो गया होगा, अब आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन पे, ठीक है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए, 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्यू दे रखा है 1 कूलम्ब, पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो मेनी मतलब n निकालना है आपको, और E का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अब Q इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, Ne चाहिए यहाँ पे क्या n, तो n बराबर क्या होगा Q/E, होगा कि नहीं होगा n। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, E का वैल्यू कितना होता है ये वाला 1.6 × 10⁻⁻19, और निकालना है n, तो इसको n लिख दिए यहाँ पे। अब यही सॉल्व करने में बहुत लफड़ा है, सॉल्व कैसे होगा भाई। तो 10 का पावर को पहले कहाँ ले जाइए ऊपर, तो 10 का पावर कितना हो गया 19, नीचे में बच गया 1.6। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ऊपर आ जाते हैं इसको। तो ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर डिवाइड करेंगे 10 से, मतलब ऊपर 10 रखेंगे, 10 × 10⁻19/16, ठीक है। अब 2 से इसको काट लीजिए, 2 5 × 10, 2 8 × 16। अब 8 से 5 को डिवाइड कर लीजिए, 8 से 5 को डिवाइड कर लीजिए, ये तो लगने से रहा, तो क्या करेंगे पॉइंट देंगे, कितना बार हो गया 0, कितना 8 छके 48, 2 यहाँ हो गया 0, पॉइंट तो दे रखे हैं तो 1 0 तो हम ले सकते हैं, तो यहाँ हो गया 8 दूनी 16, 4 और 1 0 और, तो 8 5 40, कट गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो आ गया यहाँ पे 0.625 × 10⁻19। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, एक डिजिट छोड़ के जो पॉइंट होता है, तो हो गया 6.25 × 10⁻, एक पॉइंट हम लोगों ने यूज किया है इसके साथ, है ना 0, तो यहाँ कितना बच गया 18। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू n का, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक चीज और याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आपका जो पावर होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, याद रखिए 1 कूलम्ब चार्ज के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट पे आपको 1 कूलम्ब चार्ज बनाना है, इतना इलेक्ट्रॉन आपको इस पे डालना पड़ेगा, तो इस पे इतना नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इस पे निकाल लीजिएगा इतना इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है आपका यहाँ से कंडक्टर और इंसुलेटर, दूसरा टॉपिक है आपका नेक्स्ट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर किसको कहते हैं और इंसुलेटर किसको कहते हैं, तो देखिए कंडक्टर कहते हैं दोज सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैन फ्लो इजीली, है ना, बिना किसी रुकावट के, आर कॉल्ड क्या कहेंगे उसको, कंडक्टर। मतलब वैसा सब्सटेंस जिससे करंट आसानी से पार कर जाए, एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर में यही उल्टा हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा इंसुलेटर का, दोज सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो, इजिली लगाना ही नहीं है, मतलब फ्लो ही नहीं करेगा, तो कैन नॉट फ्लो इजिली छोड़ दीजिए उसको, आर कॉल्ड इंसुलेटर। इसका कंडक्टर का एग्जांपल क्या है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है आपका, सिल्वर, फिर कॉपर जिसका तार मिलता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब हो गया आपका क्या, आयरन भी। तो ये सब क्या हो गया आपका कंडक्टर। आखिर कंडक्टर क्यों है, क्यों इसमें करंट फ्लो होता है, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि करंट आखिर कंडक्टर क्यों है, क्या हो सकता है इसका कारण। तो इसका कारण जो है वो है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्टर में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए कंडक्टर क्या है, कंडक्टर है, मतलब वो करंट को कैरी कर सकता है। कौन कैरी कर रहा है, तो वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक जगह से कहाँ मूव कर जाएगा, दूसरे जगह पे, और अपना फ्लो होने से उसके कारण
करंट बनता है। अब ये करंट हम लोग पढ़ेंगे, तो आप याद रखिए कंडक्टर इज कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हालांकि जब इंसुलेटर का बात आता है तो इंसुलेटर का एग्जांपल लकड़ी हो गया, है ना, ड्राई वुड होगा, आपका पेंसिल का जो वुड है वो हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है आपका इंसुलेटर। आखिर इंसुलेटर क्यों है, क्यों इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आंसर है कि इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो इट बिहेव्स एज इंसुलेटर। कोई करंट नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये आपका हो गया इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पूरा नाम इसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पूरा नाम इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट अलग है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग है। क्या अंतर है? तो इलेक्ट्रिसिटी बताया मैंने फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी को हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को। कौन है? स्टैटिक और दूसरा करंट। स्टैटिक मतलब आपको पता होगा रेस्ट, है ना, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट में है, फ्लो ही नहीं होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो एनर्जी है, तो इसका मतलब वैसा कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है चार्ज के कारण। तो जब चार्ज जब मान लीजिए चार्ज जब फ्लो ही नहीं हो रहा है, एक जगह पे रेस्ट पे है तो रेस्ट में है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी को, वहां जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है उसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब समझते हैं, जब इसको हम पेन को बाल में या कहीं घिस देंगे तो इस पर चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चार्ज आ गया, वो चार्ज यहाँ है तो यहीं रहेगा, यहाँ है यहीं रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को कह रहे हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके जगह पे पेन के जगह पे जो प्लास्टिक से बना हुआ है, हम एक वायर ले लेते हैं कॉपर को क्या करते हैं, कहीं से घिस देते हैं, तो यहाँ पे का चार्ज ज़्यादा है, यहाँ का चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ हम लोगों ने घिसा है। चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होने लगेगा, कुछ देर में चार्ज सब जगह बराबर बढ़ जाएगा, पूरे सरफेस पे, अंदर नहीं जाएगा, बाहर सरफेस पे पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज क्या हुआ, यहाँ फ्लो हुआ। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब चार्ज एक ही जगह पे रेस्ट पे रहे उसको करंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और जब करंट क्या कर रहा है या फिर चार्ज क्या कर रहा है, एक जगह से फ्लो होकर दूसरे जगह जा रहा है, उसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो क्लासिफिकेशन है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जो लाइटनिंग होता है आसमान में, जब दो बादल एक दूसरे से टकराता है तो बादल पे चार्ज होता है, एक पे प्लस एक पे माइनस, दो बादल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके टकराया। अब ख्याल आ सकता है कि आखिर बादल पे चार्ज कहाँ से आ रहा है? तो जब बादल फ्लोट होता है ये हवा में, है ना, हवा में ये फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है, तो हवा के साथ इसका फ्रिक्शन हो रहा है बादल का, जो बादल का टुकड़ा है, इसलिए बादल पे चार्ज आ चुका है। एक बादल पे प्लस, दूसरे बादल पे नेगेटिव, है ना, माइनस और प्लस दोनों एक दूसरे के साथ टकराएगा। और ये जो चार्ज है बहुत मिलियन वोल्ट्स में होता है, मिलियन कूलम में होता है, मिलियन ट्रिलियन कूलम में। जब इतना बड़ा चार्ज, इतना अमाउंट वाला चार्ज एक दूसरे के साथ टकराएगा, जब कॉलिजन होगा तो वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क छोटा नहीं होगा, स्पार्क बहुत बड़ा होगा। तो उस स्पार्क के नाम को हम चेंज करके कर देते हैं लाइटनिंग। तो स्पार्क का ही बड़ा रूप है लाइटनिंग। स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है? तो दो अपोजिट चार्ज को टकराने से। जैसे आप बैटरी घर में रहता है तो एक प्लस और एक माइनस को दोनों एक दूसरे से टकराइए, वहाँ स्पार्क निकलेगा। स्पार्क निकला क्योंकि वहाँ चार्ज बहुत कम था और बादल में चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? बादल वाला जो लाइटनिंग हुआ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। किसका क्लासिफिकेशन? इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। तो ऐसे तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया ही नहीं जाता है, लेकिन हम लोग अभी 10 क्लास में हैं, फिर भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे उसको।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू आता है, लेकिन हम लोग उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। हम लोग मतलब कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये जानते ही नहीं कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन ही नहीं किया जाता है। हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक चार्ज रखा हुआ है, Q कूलम चार्ज, Q मतलब चार्ज, और वो पॉजिटिव है, ठीक है। डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज पे ही बनाया गया है। और एक चार्ज मान लेते हैं +1 कूलम, ये रखा हुआ है, दोनों के बीच का दूरी इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का दूरी इतना है कि काउंट उसको या मेजरमेंट उसके लिए नहीं है, तो इन्फिनाइट है। अब हम चाहते हैं कि ये चार्ज इस चार्ज के नज़दीक आ जाए, यहाँ पे आ जाए, इस पॉइंट पे आ जाए, ए पॉइंट पे। अभी है ये बी पॉइंट पे, बी से चल के ए पे आ जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब दो चार्ज पॉजिटिव मतलब सेम होता है तो रिपेल करता है। अब रिपेल कर रहा है तो खुद से तो आएगा नहीं, खुद से जब नहीं आएगा तो चार्ज जब खुद से नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको वहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा फोर्स जो उस बी पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को इसके पास में कहीं पे एक पॉइंट पे ले आए, ठीक है। तो देखिए हम फोर्स लगाए यहाँ से बी से कहाँ लाने के लिए, ए पे लाने के लिए, यहाँ फोर्स लगाए। तो फोर्स के लगाने के कारण क्या हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, बी से उठ के कहाँ चला आया चार्ज, ए पे चला आया। तो जब बी से ए तक आने में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हो रहा है, फोर्स के कारण, ठीक है। पी पॉइंट से ए पॉइंट लाने में फोर्स लगाए, फोर्स के कारण हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन हम लोगों ने किया कहां से कहां तक लाने में, बी से ए तक लाने में, मतलब ऐसा एक पॉइंट जो इन्फिनिटी पे है वहां से 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में, कुछ दूरी तक लाने में, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r है। तो ये जो वर्क डन हुआ, यही वर्क डन करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इस चैप्टर में वर्क डन ना बोल के इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इसका दूसरा नाम है, कॉमन नेम जो हम लोग यूज करते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोटेंशियल भी आप बोल सकते हैं, या कॉमन नेम बोलचाल की भाषा में क्या है, वो वोल्टेज है। फिर से समझते हैं, इन्फिनिटी से किसी एक चार्ज को, चार्ज का वैल्यू कितना 1 कूलम, उसको किसी एक इन्फिनिटी के पॉइंट से ला के दूसरे पॉइंट पर रखना है, और वो पॉइंट किसी दूसरे चार्ज के पास में है, खुद से आएगा नहीं तो फोर्स लगाएंगे, फोर्स है और साथ में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, वर्क डन। और यही वर्क डन हमारे लिए हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका दूसरा नाम है वोल्टेज, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग किसको ला रहे हैं हम, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव। अब यहां समझिए यूनिट पॉजिटिव मतलब 1 कूलम, 1 कूलम है ना, एक पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू किसी एक पॉइंट पे, टू अनदर पॉइंट नियर, जो कि नजदीक है, किससे नजदीक है, एक चार्ज के, नियर ए गिवन चार्ज, कोई एक चार्ज दिया हुआ है उसके पास लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज हो रहा है। अब आते हैं एक चीज और, इस पे और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट ए पर पहुंच चुका है, हम चाहते हैं कि और नजदीक आ जाए, इसके ए से और नजदीक। तो ए यहाँ पे था, है ना, ये ए है, हम लोगों ने लाया कहाँ से, इन्फिनिटी से, ए पे लाकर रोक दिए। ए से हम और आगे यहाँ पे पहुंच गए बी, सी पे, फिर से फोर्स लगाना पड़ा क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, प्लस है, 1 है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ए से तो अपने आएगा नहीं, खुद से नहीं आएगा, तो हम लगाएंगे फोर्स। फोर्स के कारण हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब हम जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलकर क्या बनाता है, वर्क डन। तो यहाँ जो वर्क डन हुआ किसी एक पॉइंट से, पहले इन्फिनिटी से, लेकिन अब क्या है, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर, पहले इन्फिनिटी थे, धीरे धीरे आ रहा है, फिर अब क्या होगा, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं, तो वहां जो वर्क डन होगा इतना छोटा सा, इसी वर्क डन को फिर से कहेंगे, वर्क डन को पोटेंशियल नहीं, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहेंगे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। मतलब समझ में आ रहा है, इन्फिनिटी से अगर ला रहे हैं आप किसी एक पॉइंट तक तो उसको कहेंगे पोटेंशियल, लेकिन एक पॉइंट पे पहले ही आ चुका है, वो इन्फिनिटी से आ चुका है, और इन्फिनिटी से अगर किसी दूसरे पॉइंट पे आ रहा है उसको हम कहेंगे, उस वर्क डन को, क्योंकि फोर्स यहाँ भी लगा है, उस वर्क डन को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी हम लोग जनरल टर्म में वोल्टेज ही बोलते हैं। घर में यूज कौन होता है, या फिर हमारा जो सर्किट होगा जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें दोनों में से किसको पढ़ेंगे भाई, तो दोनों में से पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि जितना भी सर्किट होता है, जो भी हमारा पढ़ना है, वो सब का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं मान सकते उसको,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना रहता है, ये जो आ रहा है चार्ज यहाँ से यहाँ तक, वो बहुत स्लो आएगा, धीरे धीरे आएगा, इतना धीरे कि चार्ज को भी पता नहीं चले कि हम चल रहे हैं। तो ये सब डेफिनेशन कहाँ पढ़ेंगे, अगले क्लास में 11th में पढ़ेंगे, 12 में। अभी फिलहाल यही समझिए कि एक चार्ज को उठा के हम लोग इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर एक पॉइंट से कहाँ ले गए दूसरे पॉइंट पर तो उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेम डिफरेंस होगा, लेकिन जो इन्फिनिटी है वो बदल जाएगा। तो अमाउंट हो जाएगा द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ, फ्रॉम one point to another point near a given charge, कोई एक चार्ज है, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज। यहाँ से आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, या तो आप बोलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम कह सकते हैं उसी को पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का कॉमन नेम क्या है, वोल्टेज, है ना। ज़्यादा यूज कौन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आते हैं वोल्टेज, वोल्टेज ही लेके चलेंगे नाम, इसी को आपको समझना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर कोई एक पॉइंट का यहाँ का वोल्टेज यहाँ का कुछ और दिया हुआ है, जैसे इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट पे आया ए पे और फिर चल के गया था सी पे, कोई एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ तक आने में वर्क डन मान लीजिए हुआ था 20 जूल, ठीक है, और यहाँ तक आने में उसका वर्क डन हो गया कितना, 30 जूल। तो आपसे पूछा कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए और सी के बीच का। तो हम क्या करेंगे, हाइयर में से लोअर घटा देंगे, तो 30 में से 20 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 जूल, ठीक है। ये वर्क डन का डिफरेंस है, वर्क डन का डिफरेंस। और हम चला रहे थे 1 कूलम, तो यही वोल्टेज बन जाएगा। लेकिन अगर आप 5 कूलम चला रहे हैं, 10 कूलम चला रहे हैं, 20 कूलम चला रहे हैं, ठीक है, उसका क्या करना है, पहले ये समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वोल्टेज और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमको बनाना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो देखिए 1 कूलम्ब, अगर मान लीजिए हम किए क्या कि 5 कूलम लिए और 5 कूलम को लेके एक पॉइंट से कहाँ गए, एक पॉइंट से गए सी पे, ए से कहाँ गए सी पे। और ऐसा करने में 5 कूलम चार्ज को, ये पॉजिटिव था, 5 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने में हमको 500 जूल का वर्क डन करना पड़ा। फिर से 5 कूलम चार्ज को ए से कहाँ लाना है, सी तक, जो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा उसके हिसाब से, और उसको ए से सी तक लाने में वर्क डन हुआ 500 जूल। तो पूछा जाएगा कि वोल्टेज कितना है, तो हमको डेफिनेशन क्या मिला है, 1 कूलम का, लेकिन हम कर रहे हैं कितना, 5 कूलम। तो अब देखिए 5 कूलम को ले जाने में 500 जूल, तो 1 कूलम को ले जाने में कितना हो जाएगा, तो 500 डिवाइडेड बाई 5। फिर से 5 कूलम को ले जाने में 500 जूल, तो 1 कूलम को ले जाने में 500 बटा 5, काट लेंगे इसको, तो 100। ये हो गया आपका 100 क्या, जूल पर कूलम। ऊपर जूल था, नीचे क्या था, 5 कूलम था, तो जूल और कूलम, यही जूल और कूलम मिलके क्या कहलाएगा, जूल बटा कूलम बोलिए, या उसको बोलिए वोल्ट, या बोलिए उसको वोल्ट। तो ये फॉर्मूला क्या बना, ऊपर में क्या लिखना पड़ता है, वर्क डन, नीचे में क्या लिखना पड़ता है, चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का फॉर्मूला बन गया W अपॉन क्यू, मतलब वर्क डन बटा चार्ज, वर्क डन बटा चार्ज। कैसे आया वो बता दिया मैंने। अब आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट किसका, एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का कहिए या वोल्टेज का कहिए, वोल्टेज का, जो घर में वोल्टेज रहता है। तो आपको पता है वर्क डन बाई क्या है, फॉर्मूला कूलम है। वर्क डन को किस में नापते हैं, जूल में। कूलम चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम में। तो यूनिट हो गया जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको लिखते हैं वोल्ट, बार बार जूल पर कूलम नहीं लिखते हैं, वोल्ट ही लिखते हैं। तो वोल्ट ही ऐसा यूनिट है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का। लेकिन अगर पूछे वोल्ट के अंदर क्या है तो बताइएगा जूल पर कूलम। ये हो गया आपका वोल्ट किसका यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ठीक है। अब आगे, अब इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास घर में, तो आप वहां वर्क डन नहीं निकालने बैठ रहे हैं,
चार्ज नहीं दिया हुआ रहेगा, आप तार में चार्ज तो पता चल नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या बनाया गया कि इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो क्या करे इंस्ट्रूमेंट कि आपके लिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करके बता दे, आप जब चाहें जब बता दे। तो इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को मेजर कर सकता है उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर क्या करता है, तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को नापता है आपके लिए सर्किट में, ठीक है। तो ये हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसा दिखता है, सिंबल क्या है, तो सिंबल याद रखिए कि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में वी लिख देंगे, गोल के बीच में, एक सर्कल के बीच में दोनों तरफ वायर निकाल देंगे, ये वायर है, ये वायर जाके कनेक्ट हो जाएगा आपके सर्किट में। तो ये हो गया वोल्ट मीटर का क्या सिंबल। अब वोल्ट मीटर से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन जिससे कि वोल्ट मीटर पूरा क्लियर हो जाए। देखिए वोल्ट मीटर को कैसे लगाना है, कैसे, तो आपको मान लीजिए ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। तो मान लीजिए टीवी है, फैन है, पंखा है, कुछ है, उसको ऐसे दिखाते हैं, क्या है आगे पढ़ेंगे। और इसका हमको नापना है कि कितना वोल्टेज ये कंज्यूम कर रहा है, इसमें कितना वोल्टेज है। हम लोगों ने यहाँ बैटरी लगा रखा है, ठीक है, सेल या बैटरी, ठीक है, सेल भी बताएंगे अभी हम, सेल और बैटरी में क्या अंतर है वो भी हम लोग करेंगे। तो इसमें नापना है वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से तार एक लेंगे यहीं से, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और फिर इस तार को यहाँ ले जाके जोड़ देंगे। जब ऐसा कनेक्शन करते हैं कि एक ही तार से दो तरफ निकले, ऊपर और नीचे, यहाँ एक ही तार पे जाके ज्वाइंट हो जाए, फिर ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्ट मीटर हमेशा याद रखिए, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। आखिर ऐसा होता क्यों है, तो वोल्ट मीटर को नापना है वोल्टेज, वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज नापना। तो वोल्टेज हम जानते हैं कि हमारे घर में जो कनेक्शन होता है उसमें टीवी को भी वही वोल्टेज मिलता है, फ्रिज को भी वही, कूलर को भी वही, सब चीज को वही सेम वोल्टेज मिलता है। सबका स्विच भी अलग अलग है, मतलब एक को आप ऑफ कीजिएगा दूसरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो कनेक्शन पैरेलल में है, मतलब पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। याद रखिए पैरेलल घर का कनेक्शन होता है, डोमेस्टिक सर्किट, और पैरेलल में वोल्टेज सबका क्या रहता है सेम। जैसे आपका टीवी, फैन, फ्रिज जितना है वो सबको सेम वोल्टेज मिल रहा है। तो वोल्ट मीटर को भी हम लोग किसमें कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, ताकि इसका जो वोल्टेज जा रहा है यहाँ वही वोल्टेज इसमें जाए और ये उसको मेजर कर ले। अगर कम या ज्यादा इसमें जाएगा तो फिर मेजर नहीं अच्छा कर पाएगा, रीडिंग इसका अलग आएगा। इसके मेजरमेंट को सही रखना है तो इसका मतलब इस पे जितना वोल्टेज यहाँ जा रहा है इस वाले से, टीवी, फैन, कूलर से, वही सेम वोल्टेज इससे भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये वोल्ट मीटर उसको मेजर कर पाएगा, कब, जब पैरेलल में आप लगाएंगे तब। एक चीज, दूसरा चीज, वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा, वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो बहुत हाई होगा। रेसिस्टेंस मतलब, पढ़ना तो आगे है, सुन लीजिए। रेसिस्टेंस मतलब करंट रोकने का क्षमता, कौन कितना करंट रोकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक वायर लगा दें, इस साइड प्लास्टिक है ये यहाँ पे, और यहाँ से करंट एक निकालना चाहें तो क्या ये करंट को आने जाने देगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये करंट को यहीं पे क्या कर लिया, रोक लिया। तो कहेंगे कि इसका रेसिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तार क्या करता है, कॉपर का जो तो वायर है वो भी गर्म होता है, तो वो रोका लेकिन बहुत कम, बाकी करंट को जाने दिया। तो जो करंट को रोक दे उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए, हाई। क्यों, इससे वोल्टेज तो जाए, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो रहे, लेकिन करंट नहीं बन जा पाए इससे, करंट को ये यहीं पे रोक दे, जाने नहीं दे। करंट नहीं जाएगा तो आपका करंट बेकार नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, और आपका करंट सेव हो जाएगा। आपको तो सिर्फ वोल्टेज नापना है, करंट बेकार करने से कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए इसके रेसिस्टेंस को क्या रखा जाता है, हमेशा हाई। वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। वोल्ट मीटर का सिंबल है V। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज नापता है। इतना हो गया, यहां तक था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा एक बात, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला अभी तक क्या क्या किया, एक Q इज इक्वल टू एनी, और दूसरा V फॉर वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू W अपॉन Q, यहाँ तक। और कुछ यूनिट हम लोगों ने देखा अभी तक, तो 2 फॉर्मूला अभी तक आ चुका है चैप्टर का। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग करंट, अगले क्लास में हम देखेंगे करंट। तब तक पढ़ते रहिए।